हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी होम। फ्रेंड्स, हम लेकर आए हैं आपके लिए जनरल साइंस के टॉप 1000 एमसीक्यूज हिंदी में। फ्रेंड्स, ये 1000 एमसीक्यूज हमने कलेक्ट किए हैं पिछले 30 साल के क्वेश्चन पेपर से, जो कि विभिन्न एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें आज का हमारा टॉपिक रहेगा रोग एवं उपचार के अंतर्गत हीनताजन्य रोग। हीनताजन्य रोग, जिनको डिफिशियंसी डिसीजेस कहते हैं, डिफिशियंसी डिसीजेस, जो कि विभिन्न पोषक तत्वों की कमी की वजह से हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले के वीडियो में हमने विभिन्न संक्रमणों के द्वारा होने वाले रोग, जैसे कि विषाणुओं से फैलने वाले रोग, जीवाणुओं से फैलने वाले, कवक और अन्य परजीवियों से फैलने वाले रोगों के बारे में जाना था। तो आज हम पढ़ेंगे डिफिशियंसी डिसीज के बारे में, जो कि विभिन्न पोषक तत्वों की कमी से हमारे शरीर में उत्पन्न होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये 1000 एमसीक्यूज आपके किसी भी एग्जाम्स की दृष्टि से तो इम्पोर्टेंट हैं ही, साथ ही आपके दैनिक जीवन में जनरल नॉलेज की दृष्टि से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सो आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, शरीर के जोड़ों में गठिया रोग यानी आर्थराइटिस निम्नलिखित में से किसके जमाव से होता है? तो ऑप्शन है यूरिया, यूरिक अम्ल, एल्बुमिन, कोलेस्ट्रॉल। क्वेश्चन पूछा गया था यूपीपीसीएस मेंस के 2013 के एग्जाम में। तो हमारे जोड़ों में जो गठिया रोग है वो किसकी, कौन सा इसमें से तत्व जमा हो जाता है जिससे हमें गठिया रोग हो जाता है? सो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है यूरिक अम्ल। यूरिक अम्ल हमारे जोड़ों पे जमा हो जाता है, जिसकी वजह से हमें गठिया रोग यानी अर्थराइटिस हो जाता है। अब ये यूरिक अम्ल हमारे जोड़ों पे जमा कैसे होता है, आइए जानते हैं इसके बारे में। फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि हमारे शरीर में जो मूत्र उत्पादन का कार्य है वो हमारी किडनी करती है। जो पेशाब से संबंधित फंक्शन है वो हमारी किडनी करती है। तो जब किडनी जब सामान्य से कम या सामान्य से ज्यादा मूत्र बनाना शुरू कर देती है, तो हमारे शरीर, हमारे रक्त में यूरिक अम्ल का स्तर बढ़ जाता है। हमारे ब्लड के अंदर जो है यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। तो यूरिक अम्ल के जो क्रिस्टल हैं वो हमारे शरीर के विभिन्न जोड़ों पे जमा हो जाते हैं। इस वजह से हमें अर्थराइटिस रोग यानी कि गठिया रोग हो जाता है। नेक्स्ट, मिलावटी सरसों के तेल में पके हुए भोजन को खाने वाले लोगों में होने वाले हानिकारक ड्रॉप्सी का कारण निम्नलिखित में से कौन एक नहीं हो सकता? ऑप्शन है आजीमोन तेल मिलावट, सरसों के तेल के साइनाइड अंश, धान की भूसी की तेल मिलावट और उजला रंग करने की मिलावट। तो फ्रेंड्स, हम हमारे जो खाने वाला तेल होता है सरसों का तेल, उसमें इनमें से कौन सी चीज की मिलावट की वजह से हमें खतरनाक ड्रॉपसी रोग हो जाता है? ड्रॉपसी रोग, जिसको हम जलोदर या जलसोफ के नाम से भी जानते हैं, और इसका जो मॉडर्न नाम है वो है एडेमा। एडेमा इसका मॉडर्न नाम है। इसमें क्या होता है कि हमारे शरीर के जो ऊतक होते हैं उनमें द्रव भर जाता है, पानी भर जाता है, और उसके कारण उसमें सूजन उत्पन्न हो जाती है। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं कि अगर हम उस को दबाते हैं अंग को, तो वहां पे गड्ढा हो जाता है। तो सर्वप्रथम ये हमारे पैरों पे ही होता है, उसके बाद हाथों पे, और ऊपर तक रोग फैलने लगता है, लेकिन कभी भी ये हमारे चेहरे पे नहीं फैल पाता सामान्य रूप से। तो इसमें जो त्वचा में सुई चुभने जैसी पीड़ा होने लगती है, जलन होने लगती है। तो ये जो बीमारी है ये किसकी वजह से हो जाती है हमारे शरीर के अंदर? सरसों के तेल में किसकी मिलावट से हो जाती है? तो आर्जीमोन का तेल, आर्जीमोन के तेल की मिलावट से होती है, या फिर सरसों के तेल के साइनाइड अंश से होती है, धान की भूसी की तेल की मिलावट से होती है, या उजला रंग करने वाली मिलावट से होती है। यानी कि इनमें से कौन सा इसका कारण नहीं है? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आर्जीमोन तेल, आर्जीमोन तेल क्या होता है? ये आर्जीमोन को हिंदी में कहते हैं सत्यानाशी। जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं, ये जो पीली कटेली जैसा पेड़ है, ये सत्यानाशी का पौधा है, जो बड़ा होने पर सरसों की फली जैसा फल देता है। और जब इसको सरसों के तेल में मिला दिया जाता है, इसके तेल को, सत्यानाशी के जो बीज का तेल है उसको सरसों के तेल में मिला दिया जाएगा, तो उससे ड्रॉपसी जो रोग है, एडेमा, वो होने का खतरा बढ़ जाता है। दूसरा, सरसों के तेल के साइनाइड है। सरसों के तेल में जो मिलावटी सरसों का तेल होता है उसमें साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड मिला दिया जाता है, जिससे कि उसमें जो प्योर सरसों के तेल जैसी झड़ आने लगती है।
तो वो इसलिए मिलाया जाता है। और दूसरा होता है उजला रंग करने वाली मिलावट। तो ये जो तीनों मिलावट है, आर्जिमोन तेल मिलावट, सरसों के तेल के साइनाइड अंश और उजला करने वाली जो मिलावट है, इन तीनों की वजह से ही एडेमा रोग हो सकता है। खासकर इनमें से जो एडेमा है, वैसे आर्जिमोन तेल मिलावट यानी सत्यानाशी के बीजों का जो तेल, जो सरसों के तेल में मिला दिया जाता है, उसकी वजह से हमें एडेमा यानी कि ड्रॉपसी, जिसको जलोदर या जलसोफ भी कहते हैं, वो हो जाता है। तो इसमें से जो धान की भूसी की तेल, अ, जो धान की भूसी से तेल निकाला जाता है, उसकी मिलावट कर दी जाए तो उससे इस ड्रॉपसी रोग का खतरा नहीं होता। तो ये इसका सही आंसर है कि धान की भूसी के तेल से ड्रॉपसी का खतरा नहीं है। बाकी तीनों से, आर्जीमोन के तेल से और सरसों के तेल के साइनाइड से और उजला करने वाली मिलावट, इन तीनों से ये खतरा होता है ड्रॉपसी के रोग का। नेक्स्ट है एंथोफोबिया। निम्न का डर है: अधिकारी का, अग्नि का, पुष्पों का या फिर कुत्तों का। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर है पुष्पों का। एंथोफोबिया जो डर है वो है पुष्पों का। एंथोफोबिया एक्चुअल में एंथोस, एंथोस जिसका मतलब है फ्लावर, ये ग्रीक भाषा का शब्द है फ्लावर। और फोबोस, फोब फोबोस इसका मतलब है डर, फियर। तो ये इनसे मिलकर बना है एंथोस प्लस फोबोस से। तो इसका मतलब है कि फूलों से लगने वाला डर। इस जो बीमारी है ये एंथोफोबिया, इसमें क्या होता है कि फूलों से डर लगने लगता है या फिर फूलों के विभिन्न भागों से, जैसे कि दलपुंज इत्यादि से डर लगने लगता है। एक्चुअल में ये पिछले अनुभव के आधार पर होता है, जैसे कि फूलों के संबंध में हमारे जीवन में कोई घटना घटी है, जैसे कि किसी की मृत्यु हो जाने पर हम अक्सर फूल देखते हैं। तो इस तरह की घटना का प्रभाव हमारे जीवन में होता है, तो हमें जो एंथोफोबिया हो जाता है, फूलों से डर लगने लगता है, उसको कहते हैं एंथोफोबिया, फूलों का डर, पुष्पों का डर। नेक्स्ट है वातमोद, वातोत्माद यानी हिस्टीरिया रोग सामान्यतः किस वर्ग में होता है? विवाहित विवाहित महिलाओं में होता है, बूढ़ी महिलाओं में होता है, जवान महिलाओं में होता है, जवान पुरुष और जवान महिलाओं में होता है। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपीपीसीएस के प्री एग्जाम में 1990 में। वातोत्माद, जिसको हिस्टीरिया के नाम से हम जानते हैं, ये रोग सामान्यतः जवान महिलाओं में होता है। जवान, और जो महिलाएं जवान हैं और अविवाहित हैं, जो अनमैरिड लड़कियां होती हैं जवान, उनमें ये रोग देखने को मिलता है। क्योंकि ये तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग है, इसलिए इस रोग से पीड़ित महिलाओं में क्या होता है, घबराहट सी महसूस होती है, उन्हें बेचैनी होती है और कभी कभी बेहोश जैसी हो जाती हैं। लेकिन बाद में जब उनकी शादी हो जाती है, तो शादी के बाद ये जो रोग है वातोत्माद या फिर हिस्टीरिया अपने आप खत्म हो जाता है। तो ये रोग होता है हिस्टीरिया जवान महिलाओं में, जवान और अविवाहित महिलाओं में, अनमैरिड गर्ल्स में। नेक्स्ट है सिल्कोसिस। एक है, सिल्कोसिस क्या है? गुर्दा संबंधित बीमारी, यकृत संबंधी बीमारी, फेफड़े संबंधित बीमारी या फिर अवस्थित तंत्रिका संबंधित बीमारी। सो फ्रेंड्स, जो सिल्कोसिस है वो है फेफड़े संबंधित बीमारी। फेफड़े से संबंधित बीमारी है सिल्कोसिस। ये होती कैसे है? जब धूल के कणों में उपस्थित सिलिका, जो धूल के कणों में उपस्थित सिलिका हमारे शरीर के अंदर, हमारे फेफड़ों में पहुंचता है, तो हमें ये बीमारी होती है सिलिकोसिस। और ये जब ये होती क्यों है? जब हम निरंतर इस तरह की धूल के संपर्क में आते रहते हैं जिसमें सिलिका की उपस्थिति है, तो ये रोग हमें होने के चांस रहते हैं। तो ये बीमारी है फेफड़े से संबंधित बीमारी। नेक्स्ट है, किस तत्व की कमी से घेंगा रोग हो जाता है? घेंगा रोग, गॉइटर जिसको बोलते हैं, गॉइटर रोग किसकी कमी से होता है? नाइट्रोजन की कमी से, कैल्शियम की कमी से, आयोडीन की कमी से या फिर फास्फोरस की कमी से। यूपीपीसीएस प्री 2007 में और एमपीपीसीएस 1997 में पूछा गया है क्वेश्चन। तो हम जानते हैं कि जो घेंगा रोग है वो होता है आयोडीन की कमी से। आयोडीन की कमी से होता है, और इसमें होता क्या है कि हमारे गर्दन फूल के मोटी हो जाती है, गर्दन फूल के मोटी हो जाती है। तो आयोडीन की कमी को पूरा करने के लिए हमको क्या आहार में लेना चाहिए? इसके जो स्रोत हैं वो क्या है? दूध है, समुद्री भोजन है, जो सी फूड्स होते हैं उनमें आयोडीन काफी मात्रा में पाया जाता है, और आयोडीन नमक,
और आयोडीन का नमक हमको खाना है। और अगर आयोडीन की बात करें तो आयोडीन क्या है, ये थायरोक्सिन जो हार्मोन होता है हमारी बॉडी के अंदर, उसका एक घटक है, उसका एक पार्ट है। थायरोक्सिन हार्मोन, हार्मोन का घटक है आयोडीन। नेक्स्ट, उन देशों में जहां के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है, लोग पीड़ित हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन है उन देशों में जहां के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ भोजन है, पॉलिश किया हुआ चावल है, उन लोगों में डर रहता है चर्म ग्राह का, यानी पेलेग्रा का, या फिर बेरीबेरी का, स्कर्वी का, या ऑस्ट्रो मलेशिया का। ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपीपीसीएस मेंस 2007 में। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों का मुख्य भोजन जो है वो पॉलिश किया हुआ चावल है, तो उनमें डर रहता है बेरी बेरी रोग होने का। बेरी बेरी रोग, क्योंकि जो पॉलिश किया हुआ चावल है उसमें जो विटामिन बी 1 है, विटामिन बी 1 जिसको हम थायमीन के नाम से जानते हैं, थायमीन, थायमीन, थायमीन की कमी होती है पॉलिश किए हुए चावल में, इसलिए उन लोगों में बेरी बेरी रोग होने का चांस रहता है। और बेरी बेरी की बात करें तो बेरी बेरी एक बहुतंत्रिका, यानी बहुतंत्रिका शोध है, बहुतंत्रिका की बीमारी है, यानी कि जिस तंत्रिका को प्रभावित करेगा उसके हिसाब से अलग अलग लक्षण इसमें दिखाई देते हैं रोग में। तो इसकी कमी को दूर करने के लिए हमको विटामिन बी 1 आहार में लेना चाहिए। और इसमें बेरी बेरी में होता क्या है कि धड़कन के दौरे हो सकते हैं, हमें दो सांस श्वास लेने में दिक्कत हो सकती है, कमजोरी महसूस हो सकती है, और भी इसके लक्षण हो सकते हैं, क्योंकि जिस तंत्रिका को प्रभावित करता है उसी के हिसाब से इसके लक्षण होते हैं। और बात करें पेलेग्रा यानी चर्मग्राह की, तो ये विटामिन बी 1 की कमी से होता है, सॉरी, विटामिन बी 3 की कमी से होता है, जिसको नियासिन के नाम से हम जानते हैं। विटामिन बी 3 की कमी से होता है ये बी 3, और जिसका दूसरा नाम है नियासिन। इसमें क्या होता है आप यहाँ पे दे सकते हैं, चमगाह के जो रोगी हैं यहाँ पे दिखाए गए हैं। इसमें क्या होता है कि सूरज की रोशनी के संपर्क में आने पर त्वचा मोटी हो जाती है, पपड़ीदार हो जाती है, पपड़ी पड़ जाती है उसमें, मुंह में सूजन हो जाती है, जीभ लाल हो जाती है, उल्टी दस्त लग जाते हैं, सिर दर्द, और मेनली ये त्वचा का रोग है वैसे, जो कि विटामिन बी 3 यानी नियासिन की कमी से होता है। तीसरा अगर बात करें स्कर्वी, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। और स्कर्वी में क्या होता है कि हमारे घाव जल्दी से नहीं भर पाते हैं, घाव को भरने में देरी लगती है, हमारे मसूड़ों में सूजन हो जाती है, और कभी कभी रोग इतना बढ़ जाता है कि हमारे दांत भी गिरने लगते हैं। तो विटामिन सी के अगर स्रोतों की बात करें तो विटामिन सी खट्टे फलों में ज़्यादातर पाया जाता है, जैसे कि आंवला, नींबू आदि में, संतरा आदि में। और ऑस्ट्रोमेलेशिया, ऑस्ट्रोमेलेशिया की बात करें तो ये, जैसे बच्चों में विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग होता है, रिकेटस, उसी की तरह से ये रोग है ऑस्ट्रोमेलेशिया। इसमें जो हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, और ये विटामिन डी की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीमारी पता करने के यंत्र एमआरआई का मतलब होता है। एमआरआई का मतलब क्या है? चुंबकीय रेजोनेंस सूचकांक, चुंबकीय रेजोल्यूशन सूचना, चुंबकीय रेजोनेंस चित्रीकरण, या फिर उपयुक्त सभी। ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपीपीसीएस प्री 2010 में। तो फ्रेंड्स, एमआरआई की फुल फॉर्म है मैग्नेटिक, M4 मैग्नेटिक, मैग्नेटिक रेजोनेंस, रेजोनेंस इमेजिंग। एमआरआई की फुल फॉर्म है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, और इसका हिंदी मतलब है चुंबकीय रेजोनेंस चित्रीकरण, चुंबकीय रेजोनेंस चित्रीकरण। तो इसका सही आंसर है सी। एमआरआई का मतलब है चुंबकीय रेजोनेंस चित्रीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइन्थ, बीएमडी परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए डेंगू
की पहचान करने के लिए, मलेरिया की या फिर ऑस्टियोपोरोसिस की या फिर एड्स की? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ऑस्टियोपोरोसिस। बीएमडी जो परीक्षण है, बीएमडी की फुल फॉर्म है बोन, बी फॉर बोन, एम फॉर मिनरल और डी फॉर डेंसिटी। डेंसिटी, ये ऑस्टियोपोरोसिस के लिए किया जाता है और इसको हिंदी में हम बोलते हैं अस्थिरंध्रता। अस्थिरंध्रता यानी कि इसमें जो है हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। हड्डियों में जो मिनरल्स होते हैं उनकी कमी हो जाती है, जिसकी वजह से हड्डियां इतनी कमजोर हो जाती हैं कि आसानी से वो फ्रैक्चर हो सकती हैं। हल्की चोट लगने पर भी फ्रैक्चर हो जाती हैं। तो उन मिनरल्स की जांच करने के लिए, बोन में मिनरल की डेंसिटी पता करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है, बीएमडी। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए, वह पीड़ित है। वो पीड़ित है किस चीज से? इसका ऑप्शन है बुलिमिया नर्वोसा से, एनोरेक्सिया नर्वोसा से, मधुमेह से या अति अम्लता से। सो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है बुलिमिया नर्वोसा। बुलिमिया नर्वोसा क्या है? एक भोजन संबंधी रोग है। इससे जो ग्रसित व्यक्ति होता है वो बहुत कम समय में बहुत ज्यादा भोजन कर लेता है और उसे ये नहीं पता लग पाता कि कब उसको भोजन करना बंद कर देना चाहिए। और दूसरा है यहाँ पे एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा इसके विपरीत है। यानी इसमें क्या है कि हम अपने वजन बढ़ने की वजह से खाना खाने से बचते हैं या खाना बहुत कम खाते हैं, दूसरों को खाना दे देते हैं, अपना खाना दूसरों को दे देते हैं और हमें भूख लगने के बावजूद भी हम बार बार खाने के लिए मना करते रहते हैं। एनोरेक्सिया नर्वोसा का केस यहाँ पे दिखाया गया है। ये केस है जो स्टडी की गई है। ये एक केस है एनोरेक्सिया नर्वोसा का, और जिसको ट्रीटमेंट के 4 साल बाद, ये 1866 में कोई स्टडी की गई थी किसी पेशेंट पे, और उसके 4 साल बाद 1870 में आप देख सकते हैं कि कितना बदलाव हो गया था इस पेशेंट के अंदर। तो एनोरेक्सिया नर्वोसा में क्या होता है कि हमें भूख लग रही होती है लेकिन हम अपने वजन बढ़ने की वजह से खाना नहीं खाते, अपना खाना दूसरों को दे देते हैं और बार बार खाने के लिए मना करते रहते हैं और दूसरों के लिए खाना बनाते हैं। और मधुमेह तो आप जानते हैं, डायबिटीज जो रोग होता है। अति अम्लता यानी हाइपर एसिडिटी। हाइपर एसिडिटी जिसमें एसिड हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा मात्रा में बनता है। और ये क्यों बनता है? हम जब अत्यधिक गर्म खाते हैं, अत्यधिक तीखा खाते हैं, मसालेदार भोजन खाते हैं, अत्यधिक खट्टी चीज़ खाते हैं और देर से पचने वाली चीज़ें खाते हैं या फिर नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, तो उससे हाइपर एसिडिटी की समस्या हो जाती है। तो इसके इलाज के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं? इसके लिए हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग करते हैं अपने खाने में। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशिया और या फिर कास्टिक सोडा का हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। इटाई इटाई रोग किसके दीर्घकालीन विषाक्तन से होता है? दीर्घकालीन विषाक्तन मीन्स लंबे समय तक हम उस के संपर्क में आते हैं। तो ये किसकी वजह से होता है? पारद की वजह से। पारद मीन्स पारा, मरकरी, निकल की वजह से, कैडमियम की वजह से या फिर शीशे की वजह से। यूपीपीसीएस मेंस 2008 में पूछा गया था। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कैडमियम। कैडमियम के दीर्घकालीन विषाक्तन की वजह से इटाई इटाई रोग हो जाता है। और सबसे पहले ये जो रोग है जापान के टोयामा प्रांत में देखने को मिला था, जब खनन कार्य के द्वारा नदियों में कैडमियम को विमुक्त कर दिया गया था, छोड़ दिया गया था या छूट गया था वो नदियों के अंदर। तो इटाई इटाई रोग के जो लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं? अस्थियों, हमारी हड्डियों में दिक्कत होने लगती है, फेफड़ों में दिक्कत होती है और यकृत यानी हमारे लिवर का कैंसर भी हो सकता है इससे। और दूसरा इसी की तरह का रोग है मिनीमाता। मिनीमाता जो रोग है वो पारे के विषाक्तन से होता है।
जैसे इटाई इटाई रोग होता है कैडमियम के विषाक्तन से, ऐसे ही पारे के विषाक्तन से होता है मिनीमाता रोग। मिनीमाता रोग, और मिनीमाता रोग में क्या होता है, मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं और पैरालाइज हो सकता है, अंधापन हो सकता है, बहरापन हो सकता है और अंत में मृत्यु तक हो जाती है। तो ये पानी में कैडमियम की वजह से इटाई इटाई रोग होता है, और पानी में पारे की वजह से हमको मिनीमाता रोग हो सकता है। नेक्स्ट है, शरीर में किस स्थिति को कैंसर कहते हैं? कैंसर की स्थिति को कहेंगे जब हमारे शरीर में स्वस्थ सेलों को बनना बंद हो जाता है, जिससे मृत्यु हो जाती है, या फिर जहरीले रसायनों का शरीर के किसी भाग में एकत्र होना और अंततः मृत्यु होना, या फिर सेलों का अनियंत्रित बहुगुणन होना और इससे स्वस्थ सेलों का दम घुटना और अंततः मृत्यु होना, और शरीर या फिर शरीर में घाव या फिर ट्यूमर होने से दिमाग का काम करना बंद करना और अंततः मृत्यु होना। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमें, क्योंकि आजकल कैंसर के रोग भी बहुत देखने को मिलते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि कैंसर में होता क्या है। तो इसमें क्या होता है कि सेलों का अनियंत्रित बहुगुणन हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन होता रहता है कि सेलों का, बहुत ज्यादा मात्रा में सेलें बन जाती हैं, सेल्स बन जाती हैं बॉडी के अंदर। तो जो अ, ये सेल्स होती हैं, मतलब इनकी वजह से जो मल्टीप्लिकेशन हुआ है, इससे बहुत ज्यादा सेल बनी है, उसकी वजह से पोषक तत्वों की जो खपत है बहुत ज्यादा होने लगती है। जो ये खराब सेल हैं, ये हमारी जो स्वस्थ सेलों का भोजन भी खाती रहती हैं, हम कह सकते हैं। पोषक पदार्थों की पूर्ति स्वस्थ सेलों को नहीं हो पाती है, और अंत में शरीर की कोशिकाएं जो हैं धीरे धीरे क्षीण होकर समाप्त होने लगती हैं, और इस तरह से कैंसर के रोगी की मृत्यु हो जाती है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सेलों का अनियंत्रित बहुगुणन होना और इससे स्वस्थ सेलों का दम घुटना, स्वस्थ सेलों को पोषण नहीं मिल पाता है, और जो ये अनियंत्रित बहुगुणन से जो सेल्स बनी हैं फालतू, ये खपत करती रहती हैं पोषक तत्वों का, और जिसकी वजह से शरीर कमजोर होता जाता है और अंततः रोगी की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट है, ब्लू बेबी नामक प्रदूषण कारित बीमारी पीने वाले जल में निम्न में से किसके अधिक विद्यमान होने के कारण हो जाती है? यानी पीने वाले जल में किस तरह का जो है प्रदूषण होता है जिससे ब्लू बेबी नामक बीमारी हो जाती है? फ्लोराइड के प्रदूषण से, क्लोराइड के से, या फिर नाइट्रेट से, या फिर आर्सेनिक से? क्वेश्चन पूछा गया था यूपीपीसीएस स्पेशल मेंस 2004 में, और आरएएस और आरटीएस की 2010 की परीक्षा में। तो इसका सही आंसर है नाइट्रेट, ऑप्शन सी नाइट्रेट। ब्लू बेबी जो सिंड्रोम रोग है, उसमें बच्चों को प्रभावित होने की संभावना जब होती है जब जल में नाइट्रेट की मात्रा 10 ppm से ज्यादा हो जाती है। 10 ppm से ज्यादा अगर जल में नाइट्रेट की मात्रा हो जाती है, तो इससे ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होने की संभावना हो जाती है। और इसमें बच्चे के होठ और शरीर का जो रंग है नीला पड़ने लगता है। आप देख सकते हैं चित्र में, यहाँ पे कोई इस बच्चे के शरीर पे नीलापन है, तो ये ब्लू बेबी सिंड्रोम के ही लक्षण है। और ये क्यों होता है? ये नाइट्रेट हीमोग्लोबिन से, जो नाइट्रेट है वो हीमोग्लोबिन से, जो हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, उससे क्रिया करके उसकी ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता को कम कर देता है। ऑक्सीजन नहीं जा पाती है पूरे बॉडी के पार्ट्स में, तो जिससे जो है श्वसन क्रिया सुचारू रूप से नहीं हो पाती, और बच्चे का शरीर नीला पड़ने लगता है। ये अक्सर बच्चों में ही देखने को मिलती है, ब्लू बेबी सिंड्रोम या ब्लू बेबी रोग। नेक्स्ट है, चिकित्सकीय भाषा में गोल्डन आवर का संबंध है। गोल्डन आवर डॉक्टर्स किस आवर को कहते हैं? कैंसर के अंतिम चरण को, या फिर गर्भ में शिशु की जानकारी को, या फिर हृदयघात से संबंधित है ये, या फिर वास्तव में बच्चे के जन्म लेने से? एमपीपीसीएस 2014 में पूछा गया है सवाल। तो फ्रेंड्स, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गोल्डन आवर। गोल्डन आवर एक्चुअल में जब किसी को हार्ट अटैक आता है, हार्ट अटैक आता है जिसको हृदयघात बोलते हैं। हार्ट अटैक अगर किसी व्यक्ति को आता है और उसे 1 घंटे के अंदर, 1 आवर के अंदर अगर उसे प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल जाता है रोगी को, तो वो बच सकता है। तो इसलिए इस जो हार्ट अटैक से बाद का जो 1 घंटा होता है, इसको गोल्डन आवर कहते हैं,
कि अगर प्रॉपर उसको ट्रीटमेंट मिल जाता है तो रोगी की जान बच सकती है, अदरवाइज मामला रिस्की हो जाता है। नेक्स्ट, बीटा ब्लॉकर एक औषधि है बचाने हेतु। बीटा ब्लॉकर एक दवा है जो क्या बचाती है, हृदयघात से बचाती है या फिर चिरकालिक मधुमेह से बचाती है, चिरकालिक कुछ लंबे समय से, प्रोस्टेट ग्रंथि के बढ़ने से बचाती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन पूछा गया था यूपीपीसीएस मेंस 2014 में। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ए, हृदयघात से। बीटा ब्लॉकर्स जो औषधि हैं वो बचाती हैं हमको हृदयघात से। ये एक ऐसी औषधि है जिसका उपयोग हृदयघात मतलब हार्ट अटैक और हाइपरटेंशन उच्च रक्तचाप से बचाने के लिए किया जाता है। हार्ट अटैक और हाई ब्लड प्रेशर से बचाने के लिए किया जाता है। एक्चुअल में बीटा ब्लॉकर्स के कारण जो है हृदय अधिक धीमी गति से और कंबल के साथ धड़कने लगता है, जिसकी वजह से रक्तचाप कम हो जाता है और हार्ट अटैक की संभावना कम हो जाती है। नेक्स्ट, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आवश्यक है? सोडियम, गंधक, पोटेशियम या फिर लोहा। झारखंड पीसीएस, यूपी पीसीएस मेंस और यूपी पीसीएस मेंस 2008 और 2004 में ये पूछा गया सवाल। तो फ्रेंड्स, जो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने में जो रोल होता है वो होता है पोटेशियम का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। पोटेशियम हृदय की धड़कन और नाड़ी नाड़ी जो संस्थान होता है उसके कार्यों को संचालित करता है। और पोटेशियम हमको मिलता कहाँ कहाँ से है? मांस से मिलता है, मीट से मिलता है, मछली से मिलता है, फिश से, और अनाज से, फल से, सब्जियों आदि से हमको पोटेशियम मिलता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पोटेशियम अल्पता से संबंध है? अब पोटेशियम अल्पता मीन्स पोटेशियम की कमी से हमको क्या हो सकता है? तो वृक्क क्षति या पेशीय लकवा, निम्न रक्तचाप, रक्ताल्पता, या फिर जोड़ों में व्यथा जो यानी जोड़ों में दर्द, और धूमिल दृष्टि यानी चीजें सही से नहीं दिखाई देंगी। तो ये क्वेश्चन पूछा गया यूपीपीसीएस स्पेशल प्री 2003 में, यूपी लोअर सबऑर्डिनेट की परीक्षा में 2002 में, यूपी पीसीएस प्री 2001 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, इसका जैसे कभी हमने बात की कि ये हृदय की धड़कन के नियंत्रण से संबंधित काम करता है, तो इसका संबंध है पोटेशियम अल्पता का संबंध है निम्न रक्तचाप से। अगर पोटेशियम की कमी हो जाएगी हमारे शरीर के अंदर तो हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो लो हो जाएगा। और पोटेशियम की बात करें तो ये एक खनिज लवण है जिसका मुख्य स्रोत जैसे कि हमने जाना मांस है, दूध है, अनाज, फल और सब्जियां हैं। और अगर मात्रा की बात करें तो इसकी हमें दैनिक आवश्यकता 2 ग्राम की होती है। 2 ग्राम हमको पर डे इसका उपभोग करना चाहिए। नेक्स्ट, यदि मूत्र में एल्बुमिन आ रहा है तो ऐसे व्यक्ति के निम्न में से किस अंग के फेल होने से पीड़ित होने की संभावना है? किसी व्यक्ति के अगर मूत्र में एल्बुमिन आ रहा है तो हमको क्या समझना चाहिए कि उसका कौन सा अंग फेल हो गया है? यकृत फेल हो गया है, या वृक्क फेल हो गया है, या फिर हृदय से संबंधित है, या फिर प्लीहा स्प्लीन से संबंधित है। यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री 1998 में पूछा गया था सवाल। तो फ्रेंड, ने जैसे कि शुरू के क्वेश्चन में जाना था कि जो हमारे मूत्र से संबंधित फंक्शन है वो परफॉर्म करता है हमारा किडनी। किडनी जिसको हम वृक्क भी बोलते हैं हिंदी में। तो अगर किसी के मूत्र में एल्बुमिन आ रहा है तो इसका मतलब है कि उसकी किडनी में दिक्कत है। और हम मूत्र की बात करें तो मूत्र में जो है क्या क्या चीजें होती हैं आइए हम जान लेते हैं। 95% तो जल होता है, मतलब मोस्टली जल ही होता है। और 3% अनावश्यक लवण होते हैं। और 2.6% उसमें यूरिया होता है, यूरिया। और 0.3% होता है उसमें क्रिएटिनिन, क्रिएटिनिन। और थोड़ी बहुत मात्रा में यूरिक अम्ल होता है और अन्य अनावश्यक और अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। इसमें एल्बुमिन जो रक्त में पाया जाता है, एल्बुमिन किसका पार्ट है? रक्त का पार्ट है। और एल्बुमिन है क्या? एक प्रोटीन है जो कि हमारे रक्त में पाया जाता है। और उसकी उपस्थिति और उसके प्रभाव से जो किडनी
जो खून का शुद्धिकरण करती है और हमारे शरीर के अंदर जो मूत्र बनाती है, यूरिन बनाती है, तो इसकी कमी की वजह से अगर ये परफॉर्म सही से नहीं करती, किडनी फंक्शन सही नहीं करती, तो एल्बुमिन जो है ब्लड से हमारे मूत्र में, हमारे यूरिन में आने लगता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? अगर हम लंबे समय तक उपवास रखें तो हमारा शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होगा? हमारा हृदय होगा, या फिर आंत प्रभावित होगी, फेफड़े होंगे, या फिर गुर्दे होंगे? तो इसका सही आंसर है गुर्दे पर। हम अगर ज्यादा लंबे समय तक उपवास रखेंगे, फास्ट रखेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, तो हमारे गुर्दों पर इसका असर होगा। और ये गुर्दे की पथरी, हमारी जो किडनी स्टोन है, वो बनने का खतरा इसमें बढ़ जाता है। क्योंकि इस इसकी वजह से जब हम अम, जो क्या बोलते हैं, जब लंबे समय तक उपवास रखेंगे, तो हमारी जो किडनी में वो कैल्शियम इकट्ठा हो जाएगा, और वहाँ पे स्टोन बनने की संभावना हो जाती है। तो इसलिए हमें उपवास के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, ताकि कैल्शियम और इससे संबंधित जो पोषक तत्व हैं वो किडनी के अंदर जमा ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए हुए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। यानी कि यहाँ पे रेडियो समस्थानिक दिए गए हैं, ये रेडियो एक्टिव समस्थानिक हैं। और यहाँ पे निदान सूचक उपयोग, यानी किसके निदान के लिए ये यूज किया जाता है। तो इसमें हमको बताना है कि कौन सा जो समस्थानिक है, रेडियो समस्थानिक, ये किस चीज के निदान के लिए, उपचार के लिए यूज किया जाता है। तो आर्सेनिक 74 का उपयोग किया जाता है ट्यूमर के ट्रीटमेंट के लिए। और कोबाल्ट 60 किया जाता है कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए। आयोडीन 131 ये किया जाता है थायराइड ग्रंथि की सक्रियता के लिए। और सोडियम 244 ये रक्त व्यतक्रम, सोडियम 244 रक्त व्यतक्रम, यानी कि रक्त व्यतक्रम क्या है? ब्लड डिसऑर्डर, डिसऑर्डर ब्लड डिसऑर्डर को सही करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो इस तरह से आर्सेनिक 74 ट्यूमर के लिए, कोबाल्ट 60 कैंसर के लिए, आयोडीन 131 थायराइड ग्रंथि की सक्रियता के लिए, और सोडियम 244 किया जाता है रक्त व्यतक्रम यानी कि ब्लड डिसऑर्डर को सही करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओकोजीन संबंधित हैं। ओकोजीन संबंधित है। ओकोजीन क्या है? ये तपेदिक से संबंधित है, या फिर कर्क रोग से, पीलिया से, या फिर आंत ज्वर से? तो फ्रेंड्स, ओकोजीन क्या है? एक असामान्य जीन है। ओकोजीन क्या है? एक एबनॉर्मल जीन है, जो कि संबंध है कर्क रोग यानी कि कैंसर से, कैंसर के लिए उत्तरदायी होता है। और वर्ष 1970 में ये खोजा गया था। और यह घटक मुर्गियों में कैंसर वायरस का घटक था, और जिसे रॉस सरकोमा वायरस नाम दिया गया था, रॉस सरकोमा। इसको सबसे पहले देखा गया था 1970 में। और ये मुर्गियों में कैंसर का वायरस है, ओकोजीन। नेक्स्ट, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। ऐसा क्या है कोबाल्ट 60 जो विकिरण चिकित्सा में काम आता है? अरे, तो ये क्या उत्सर्जित करता है? अल्फा किरणें करता है, बीटा, गामा, या फिर एक्सरे अपने अंदर से उत्सर्जित करता है। ये झारखंड पीसीएस में पूछा गया था, यूपी पीसीएस, जीआईसी और आईएएस के प्री एग्जाम में 1999 में पूछा गया है। तो फ्रेंड, जो कोबाल्ट 60 है वो कोबाल्ट का सिंथेटिक रेडियोधर्मी आइसोटोप है, यानी समस्थानिक है। कोबाल्ट का एक सिंथेटिक रेडियोधर्मी आइसोटोप है। जब हम कोबाल्ट पर न्यूट्रॉनों की बमबारी करते हैं, जब
हम कोबाल्ट पर न्यूट्रॉन की बमबारी करेंगे तो ये गामा किरणें उत्सर्जित करता है, गामा किरणें। और यही कारण है कि यह विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है और उसका उपयोग कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था, ये कैंसर के इलाज में करने में काम आता है, गामा किरण। नेक्स्ट, रक्त कैंसर। रक्त यानी ब्लड कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियोधर्मी समस्थानिक है इनमें से कौन सा? फॉस्फोरस 32, कोबाल्ट 60, आयोडीन 131 और या फिर सोडियम 24। राजस्थान की सिविल सेवा परीक्षा में पूछा गया था और यूपीपीसीएस मेंस 2012 में पूछा गया था। तो फ्रेंड्स, जो ब्लड कैंसर को ट्रीट करने के लिए जो उपयोग होता है वो इन दोनों का होता है, फॉस्फोरस यानी P32 और कोबाल्ट 60, इन दोनों का ही यूज किया जाता है रक्त कैंसर को नियंत्रित करने में। और रक्त कैंसर जिसको हम ल्यूकेमिया के नाम से जानते हैं, ल्यूकेमिया, रक्त कैंसर को हम दूसरे नाम ल्यूकेमिया से जानते हैं। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। ल्यूकेमिया में ऐसा क्या होता है, हमारी बॉडी में क्या चेंजेस होते हैं? तो अस्थि कोशिकाओं की संख्या में बढ़ोतरी होती है या फिर प्लेटलेट्स की संख्या में बढ़ोतरी होती है, लाल रक्त कणिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है या फिर श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। तो फ्रेंड्स, ल्यूकेमिया जो रोग है, ल्यूकेमिया जो है, जो ब्लड कैंसर है, उसमें क्या होता है कि हमारे ब्लड के अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स की संख्या आवश्यकता से अधिक बढ़ जाती है और जिसको हम ल्यूकेमिया कहते हैं, ब्लड कैंसर। व्हाइट ब्लड सेल्स की संख्या आवश्यकता से अधिक बढ़ जाती है तो उस स्थिति को हम क्या कहते हैं? ल्यूकेमिया। नेक्स्ट है, तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है और उसका इलाज भी कर सकता है? कर्क रोग उत्पन्न भी कर सकता है और उसका इलाज भी कर सकता है। तंबाकू, अल्कोहल या आयनीय विकिरण या फिर पराबैंगनी विकिरण। ये पूछा गया था बीपीएससी यानी बिहार के पीसीएस एग्जाम में पूछा गया था 2015 में। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम जानते हैं कि आयनीय विकिरण ही वह कारक है जो कर्क रोग उत्पन्न भी कर सकता है और उपचार भी कर सकता है। आयनीय विकिरण तीव्रता के आधार पर विकिरण चिकित्सा में कैंसर की कोशिकाओं और संकुचित गांठ को नष्ट करने के लिए आयनीय विकिरण का उपयोग किया जाता है। जो गांठ बन जाती है कोशिकाओं की, उसको नष्ट करने के लिए आयनीय विकिरण का उपयोग किया जाता है। और अनुसंधानों से ये स्पष्ट हो गया है कि निम्न और मध्यम विकिरण एक्सपोजर से कैंसर नहीं होता। अगर विकिरण जो है वो निम्न और मध्यम एक्सपोजर का है तो कैंसर नहीं होगा, लेकिन लंबे समय तक विकिरण के संपर्क में हम रहेंगे तो कैंसर होगा और उसकी जो इंटेंसिटी तीव्रता है तो ज्यादा है। तो इसका सही आंसर है आयनीय विकिरण। नेक्स्ट है, सभी प्रकार के कैंसर की चिकित्सा हेतु निम्नलिखित में से कौन सा उपचार नवीनतम है? जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है या मॉडर्न ट्रीटमेंट है सभी प्रकार के कैंसर्स के लिए, वो क्या है? त्रिविम अनुरूप विकिरण चिकित्सा यानी 3D CRT, या फिर प्रतिरक्षात्मक चिकित्सा इम्यूनोथेरेपी, या फिर तीव्रता अधिमिश्रित विकिरण चिकित्सा यानी MIRT, या फिर अणु लक्षित चिकित्सा। ये यूपीपीसीएस मेंस 2017 में पूछा गया था। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है सी, तीव्र अधिमिश्रित विकिरण चिकित्सा यानी IMRT। I फॉर इंटेंसिटी और M फॉर मॉड्यूलेटेड, R फॉर रेडियो और T फॉर थेरेपी यानी इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड रेडियोथेरेपी। एक आधुनिक चिकित्सा पद्धति है जिससे स्वस्थ कोशिकाओं को बचाते हुए, इसमें क्या होता है, स्वस्थ कोशिकाओं को बचा लिया जाता है और जो कैंसर प्रभावित कोशिकाएं हैं उनको नष्ट कर दिया जाता है। तो वो थेरेपी है IMRT। नेक्स्ट है, सेरेब्रल पाल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः पाया जाता है। सेरेब्रल पाल्सी जिसको हम प्रमस्तिष्क अंगघात या प्रमस्तिष्क
पक्षाघात भी बोलते हैं। तो ये पाया जाता है वृद्धों में पाया जाता है, या ड्रग नशेड़ियों में पाया जाता है, या फिर छोटे बच्चों में पाया जाता है, या फिर केवल महिलाओं में पाया जाता है? यूपीपीसीएस प्री 2014 में पूछा गया था। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, छोटे बच्चों में। छोटे बच्चों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क जो हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, आप देख सकते हैं जो यहाँ पे होता है। इसके बाद मध्य मस्तिष्क होता है, और पश्च मस्तिष्क होता है, अनुमस्तिष्क होता है जो पीछे की तरफ होता है। और तो ये इसको प्रभावित करता है, प्रमस्तिष्क को हमारे प्रभावित करता है सेरेब्रल पाल्सी। और ये जो है छोटे बच्चों में पाया जाता है। ये हमारे जो मोटर कंट्रोल सेंटर को में क्षति कर देता है। और इस ये बीमारी मुख्यतः गर्भधारण में, गर्भधारण के समय, या बच्चे के जन्म के समय, या 3 वर्ष तक की आयु के बच्चों में होती है। तो और इसमें इसके लक्षण की बात करें तो इसमें जो है बच्चा सामान्य बच्चों की तरह जैसे चल नहीं पाता, या फिर चीज़ों को पकड़ नहीं पाता, या फिर और जो सामान्य बच्चे कर लेते हैं वो काम वो सामान्य रूप से नहीं कर पाता है, तो उसको कहते हैं सेरेब्रल पाल्सी। और ये होता है छोटे बच्चों में, 3 साल तक के बच्चों में होता है। बच्चा ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाता, चीज़ों को खा नहीं पाता, पी नहीं पाता, चल नहीं पाता, चीज़ों को पकड़ नहीं पाता, और चीज़ें सीख नहीं पाता। नेक्स्ट, अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? अल्जाइमर रोग कौन से अंग से संबंधित है? कान से, मस्तिष्क से, आंख से, या फिर पेट से? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है मस्तिष्क। जो अल्जाइमर रोग है वो मस्तिष्क का रोग है। इसमें जो मनुष्य की स्मरण क्षमता है, जो मेमोरी है, मतलब याद रखने की जो क्षमता होती है वो क्षीण हो जाती है, वो कमजोर हो जाती है। और यह रोग जो है सामान्य रूप से 48 से 65 वर्ष की आयु में विकसित हो सकता है। और ये दो तरह से, ये सबसे पहले जिस इसकी खोज की थी जर्मन जर्मन के न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर ए एलोइज अल्जाइमर ने। तो उन्हीं के नाम पे इसका जो नाम अल्जाइमर पड़ गया है। तो ये दो प्रकार का होता है, एक तो वंशानुक्रम के आधार पर हो सकता है, और दूसरा ये आयु के हिसाब से आदमी में हो सकता है। आयु में 48 से 65 की आयु में ये रोग विकसित हो सकता है, या फिर ये वंशानुक्रम के आधार पर हो सकता है। नेक्स्ट है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने उस प्रोटीन की खोज कर ली है जो मस्तिष्क के खतरनाक रोग अल्जाइमर को उत्पन्न करता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन है? वो कौन सा प्रोटीन है जिसकी वजह से हमें अल्जाइमर रोग हो जाता है? वो है एमिलाइड मोनोप्रोटीन, एमिलाइड मल्टीप्रोटीन, एमिलाइड प्रीकर्सन प्रोटीन, या फिर एमिलाइड लैप्टिक प्रोटीन। RAS RTS 2003 में, छत्तीसगढ़ PCS 2005 में पूछा गया था सवाल। तो इसका सही आंसर है एमिलाइड प्रीकर्सन प्रोटीन, एमिलाइड प्रीकर्सन प्रोटीन। और इसको हम बीटा एमिलाइड प्रीकर्सन प्रोटीन भी बोलते हैं। नेक्स्ट है, मनुष्य के अंगों में से हानिकारक विकिरणों से सबसे कम सुप्रभावी अंग है, यानी सबसे कम असर कौन से अंग पे होता है हानिकारक विकिरण का? तो वो अंग है आंख, हृदय, मस्तिष्क, या फिर फेफड़ा। तो इसका जो सबसे सुप्रभाव है, जो सबसे जल्दी असर होता है विकिरण का, हानिकारक विकिरण का, वो होता है हमारी आंख पे। और हानिकारक विकिरण को सबसे ज्यादा सहन करने की शक्ति हमारे शरीर के किस अंग के अंतर्गत होती है? अंदर होती है मस्तिष्क से। मस्तिष्क पे हानिकारक विकिरण का उतनी जल्दी से असर नहीं हो पाता। सबसे पहले असर होता है, इसके लिए सबसे नाजुक अंग है आंख, आंख पे असर होता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखना है। नेक्स्ट, ब्रेन की बीमारी को पहचाना जाता है। ब्रेन की बीमारी को पहचानने के लिए किया जाता है EEG, EEC, EMG, या फिर EKG। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है EEG। EEG जिसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रो E4, इलेक्ट्रो, और इंसेफेलो E4, इंसेफेलोग्राफी, G4 ग्राफी। इसके द्वारा किस चीज की जांच की जाती है? कि ब्रेन की बीमारी जैसे कि मिर्गी की, मस्तिष्क के कैंसर की, मस्तिष्क की टीबी की। और इसकी खोज सबसे पहले हंसबर्गर नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसमें क्या होता है, मनुष्य की खोपड़ी पर 2 इलेक्ट्रोडों को लगाकर और
उसमें होने वाली जो मस्तिष्क में जो पैदा होने वाली जो तरंगे हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है, एक ग्राफ के रूप में रिकॉर्ड किया जाता है, इस तरह से वो चलता है ग्राफ, उसको रिकॉर्ड किया जाता है। तो वो होती है ईईजी। इसमें क्या होता है, मनुष्य की खोपड़ी के दोनों ओर इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं और उनमें जो मस्तिष्क के अंदर जो तरंगे पैदा होती हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है, उसको बोलते हैं ईईजी, एनसेफेलो इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राफी यानी ईईजी। नेक्स्ट, खुजलाने से खाज मिटती है क्योंकि, खुजलाने से खाज हमारी शांत हो जाती है, तो वो क्यों हो जाती है? इसमें त्वचा की बाहरी धूल हट जाती है, या फिर इसमें रोगाणु मर जाते हैं खाज के, या फिर इसमें कुछ तंत्रिकाएं उद्दीप्त होती हैं जो मस्तिष्क को प्रतिहिस्टामिन रसायनों का उत्पाद बढ़ाने का निर्देश देती हैं, या फिर इससे खुजली उत्पन्न करने वाले एंजाइमों का दमन होता है। ये आईएएस प्री 1993 में पूछा गया सवाल है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। जब हम खुजाते हैं तो उससे कुछ तंत्रिकाएं उद्दीप्त होती हैं, जो हमारे शरीर की तंत्रिकाएं वो उद्दीप्त होती हैं और वो मैसेज पहुंचाती हैं मस्तिष्क को, और मस्तिष्क फिर उसके आधार पर प्रतिहिस्टामिन एंटीहिस्टामिन जो रसायन है उनको उत्पन्न करता है, और जिससे हमारी खुजली शांत हो जाती है। तो इसका आंसर है सी। नेक्स्ट, एनोस्मिया क्या है? एनोस्मिया क्या है? स्वाद संवेदना की कमी को एनोस्मिया कहते हैं, ग्रहण संवेदना की कमी को कहते हैं, स्पर्श संवेदना की कमी को कहते हैं, या ऊष्मा संवेदना की कमी को कहते हैं। यूपीपीसीएस प्री 2011 में पूछा गया था। तो फ्रेंड्स, एनोस्मिया जो है वो घ्राण संवेदना, घ्राण का मतलब है स्मेल से संबंधित, स्मेल यानी गंध, किसी चीज की गंध की जो संवेदना है वो हमारी कम हो जाती है। इसमें सूंघने की जो शक्ति है हमारी नष्ट हो जाती है। नाक में किसी तरह की एलर्जी से, हार्मोनल डिसबैलेंस से, या फिर बढ़ती उम्र की वजह से ये चीज़ें हो सकती हैं, या फिर रसायनों और विषैले तत्वों के संपर्क में आने से हो सकती हैं ये चीज़ें, और या फिर कोई हैवी दवा हमने यूज़ की है उसकी वजह से हमें एनोस्मिया हो सकता है, जिसमें हमारी सूंघने की शक्ति खत्म हो जाती है या फिर कम हो जाती है। नेक्स्ट है, सूची वन को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर दीजिए। यानी यहाँ पे रोग दिए गए हैं और इसका कारण दिया गया है कि ये रोग किस कारण से होता है। खैरा रोग, एनीमिया, ग्वाटर, स्कर्वी। तो जैसा कि हम जानते हैं, हमने बात की स्कर्वी जो होता है, नीचे से अगर बात करें, स्कर्वी होता है विटामिन सी की कमी से। यहाँ पे मिलानता वर्ड दिया गया है, मिलानता का वर्ड है कमी, डिफिशियंसी। तो स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है, और गलघोटा या ग्वाटर या घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है। एनीमिया लोह की कमी से होता है, आयरन की कमी से होता है। और खैरा जो रोग है, खैरा रोग ये धान का रोग है, वैसे धान फसल का रोग है, और ये जस्ते की कमी से होता है, जस्ते की कमी से खैरा रोग। और इस रोग में होता क्या है, इसमें पत्तियों का रंग जो है हल्के पीले रंग के धब्बे बन जाते हैं पत्तियों पे, और जो बाद में कत्थई रंग के हो जाते हैं, पौधा बौना रह जाता है और उसकी ब्यात कम होती है, और प्रभावित होने वाले पौधे की जड़ भी कत्थई हो जाती है इसमें, खैरा रोग में। नेक्स्ट है, मिनीमाता व्याधि निम्न धातु की हानिकारक मात्रा का कारण होता है, जैसे कि हमने पहले भी बताया कि ये किसकी वजह से होता है, ये होता है पारा यानी मरकरी की वजह से। यूपीपीसीएस आरआई 2014 में पूछा गया था। शरीर में पारे की अधिकता के कारण ये रोग होता है, और प्रारंभ में यह रोग हमने बात की थी कि जापान की मिनीमाता की खाड़ी में ये रोग मिला था, उसी के नाम पे इसको मिनीमाता नाम दे दिया गया है। और ये जो पारा समन्वित मछली थी, जिनमें मछलियों में पारे की मात्रा ज़्यादा थी, उनको खाने की वजह से हुआ था। और इसमें क्या होता है, शरीर के अंग जैसे होंठ और जीभ काम करना बंद कर देते हैं, बहरापन हो सकता है, आंखों का धुंधलापन हो सकता है, और मानसिक असंतुलन भी पैदा हो सकता है। एलर्जी के कारण कौन सी बीमारी होती है? एलर्जी के कारण डायबिटीज होती है, हैजा होता है, या रिंगवर्म होता है, या फिर अस्थमा होता है। तो इसका सही आंसर है डी, अस्थमा। एलर्जी के कारण हमें अस्थमा हो सकता है। एलर्जी क्या है? किसी विशेष वस्तु के प्रति हमारी जो अत्यधिक संवेदनशीलता होती है, ये
ये जो एलर्जी का रोग है ये सामान्य रूप से लोगों में नहीं पाया जाता, ये बहुत रेयर केस में पाया जाता है कि किसी चीज से एलर्जी हो जाती है। जैसे कि किसी दवा से एलर्जी हो गई, परागकण यानी या फिर धूल कणों से, रासायनिक पदार्थों से एलर्जी हो गई। और जो एलर्जी उत्पन्न करने वाले जो पदार्थ होते हैं ना उनको कहते हैं एलर्जन। एलर्जन, एलर्जेंस। और इसके कारण हमारे शरीर में अस्थमा हो जाता है, हमें ज्वर हो सकता है, मीन्स बुखार हो सकता है, सिर दर्द हो सकता है, सर्दी आदि रोग हो सकते हैं। नेक्स्ट है, यदि एक व्यक्ति केवल दूध, अंडों व रोटी का आहार करता है उसको रोग हो सकता है स्कर्वी का, रतौंधी का, रिकेटस का या फिर मैरिस्मस का। सो फ्रेंड्स, अगर कोई व्यक्ति केवल दूध अंडों या दूध और अंडों रोटी पे ही निर्भर है और कोई फल वगैरह नहीं ले रहा है तो उसको विटामिन सी की कमी हो सकती है, यानी कि स्कर्वी रोग हो सकता है। बाकी तो रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी से होता है, रिकेटिस विटामिन डी की कमी से होता है, और मैरिस्मस पोषण की कमी से होता है। जो कि तीनों चीजें हमें इन चीजों से मिल जाएंगी, दूध से, अंडों से, प्रोटीन से। लेकिन जो स्कर्वी का कारण है विटामिन सी, वो हमें इन चीजों से नहीं मिलेगा, इनके लिए हमें खट्टे फल आदि लेने होंगे आहार में। तो इस तरह के व्यक्ति को स्कर्वी रोग हो जाता है। और रिकेटस, अब बात करें रतौंधी की, रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है, जिसमें हमें रात में देखने की क्षमता हमारी कम हो जाती है, यानी हमें दिखाई नहीं देता है। और रिकेटस की बात करें, विटामिन डी की कमी से होता है, और इसमें जो है ये बच्चों का रोग है, बच्चों की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, वो धनुष की तरह टेढ़ी भी हो सकती हैं। और मैरिस्मस, मैरिस्मस यहाँ पे जो चित्र दिया गया है ये मैरिस्मस से संबंधित है। मैरिस्मस से संबंधित ये दिया गया है चित्र। इसमें हम जो अम, व्यक्ति है, जो रोगी है, उसको पोषण नहीं मिल पाता है, ये कुपोषण जनित रोग है। इसमें हमारे शरीर को जितने कार्बोहाइड्रेट की, वसा की, प्रोटीन वगैरह की जरूरत होती है उतनी हमें मिल नहीं पाती, तो कुपोषण हो जाता है। और यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं ये मैरिस्मस का उदाहरण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज के लिए उपयोगी है? आम, पपीता, आंवला या फिर बेर? RAS, RTS और UPSC 2011 में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने अभी तक जाना कि स्कर्वी रोग जो है विटामिन सी की कमी से होता है, और विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत अगर पूछा जाता है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे अच्छा स्रोत विटामिन सी का क्या है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ऑप्शन में हमको आंवले के साथ साथ संतरा भी दिया होता है, संतरा है, और भी खट्टे फल दिए होते हैं। तो सबसे प्रचुर मात्रा में जो विटामिन सी मिलती है वो हमें आंवला के अंदर मिलती है, आंवला के बाद फिर संतरा में मिलती है। तो स्कर्वी रोग के इलाज के लिए आंवला उपयोगी है। और जितने भी जैसे खट्टे रसदार फल हैं, जैसे आंवला है, नारंगी है, नींबू, संतरा, अंगूर, टमाटर, इन सभी में हमें विटामिन सी मिलता है। और अगर स्कर्वी रोग की बात करें तो स्कर्वी रोग में क्या होता है, इसमें हमारे शरीर में चकत्ते पड़ जाते हैं, खासकर जांग में और पैरों में। और रोग बढ़ने पर मसूड़े सूज जाते हैं, दांत गिरने लगते हैं, और इसमें घाव भी नहीं भर पाता है हमारा विटामिन सी की कमी होने पर। नेक्स्ट, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन यानी DRDO ने लुकोसिन लुकोस्किन 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 नामक एक औषधि विकसित की है। इसका इस्तेमाल के उपचार में किया जाता है। किसके उपचार में किया जाता है? ल्यूकोडर्मा के उपचार में, ल्यूकोरिया के उपचार में, ल्यूकेमिया के उपचार में, या फिर फेफड़ों के कैंसर के उपचार में। तो जो लुकोस्किन जो औषधि विकसित किया DRDO ने, उसका उपयोग किया जाता है ल्यूकोडर्मा के उपचार में। ल्यूकोडर्मा के उपचार में किया जाता है। और इसको, अगर इसके विकास की बात करें तो इसको विकसित किया गया है हल्द्वानी स्थित DRDO की एक प्रयोगशाला है, उसमें इसको विकसित किया गया है। ल्यूकोडर्मा क्या है? एक सफेद दाग, जो त्वचा पे हो जाते हैं सफेद दाग, यानी कि ये त्वचा की बीमारी है, त्वचा से संबंधित बीमारी है ये। ल्यूकोरिया ये महिलाओं से संबंधित बीमारी है। ल्यूकेमिया रक्त कैंसर, जिसको हम जाना था, फेफड़ों का कैंसर। तो लुकोस्किन काम आती है ल्यूकोडर्मा के लिए। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से हम सुमेलित कीजिए। तो इसमें पहले व्याधि मीन्स रोग दिए गए हैं सूची फर्स्ट में, और सूची 2 में उसके कारण दिए गए हैं। तो
इसमें जो रोग हैं मैरिस्मस, क्वासरकोर, टीबी और हेपेटाइटिस बी, इनके कारण हमें बताने हैं। तो जो मैरिस्मस रोग होता है दीर्घकालीन उपवास की वजह से होता है। दीर्घकालीन उपवास में इस लंबे समय तक हमें पर्याप्त भोजन भी नहीं मिल पाता है यहाँ तक कि, तो मैरिस्मस रोग हो जाता है। और क्वासरकोर, ये प्रोटीन के अल्पसात से होता है, प्रोटीन। और टीबी जो है, हमने जैसे कि पीछे वीडियो में पढ़ा था, टीबी जो है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया की वजह से होता है। और हेपेटाइटिस भी एक ये हैपा डीएनए वायरस होता है, हैपा डीएनए वायरस, उसकी वजह से होता है। टीबी होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एक बैक्टीरिया। तो क्वासरकोर जो हो है उसमें क्या है देखो, ये जो रोग हैं मैरिस्मस और क्वासरकोर, ये दोनों एक जैसे रोग हैं लगभग। लेकिन मैरिस्मस में क्या है कि व्यक्ति को खाना ही नहीं मिल पा रहा है, काफी दिनों तक उसे खाना ही नहीं मिल पा रहा है, तो वो काफी कमजोर हो जाता है मैरिस्मस में। लेकिन क्वासरकोर में खाना तो मिल पा रहा है, खाना तो उसे मिलता रहता है, लेकिन उससे प्रोटीन नहीं मिल पा रही है, पोषक तत्व नहीं मिल पा रहे हैं। तो इस वजह से उसका पेट बाहर को निकल जाता है। यहाँ पर चित्र में आप देख सकते हैं, क्वासरकोर का उदाहरण है। इसमें पेट बाहर निकल जाता है, लेकिन उसके हाथ पैर बहुत पतले हो जाते हैं, यानी ये कुपोषण जनित रोग है। तो नेक्स्ट, अबिंदुकता किस अंग का दोष है? अबिंदुकता जो है वो किस अंग का दोष है? कानों का, आंखों का, नाक का या फिर गले का? यूपीपीसीएस मेंस 2004 में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है आंख का। अबिंदुकता जो रोग है वो है हमारी आंखों का रोग। इस रोग से प्रभावित व्यक्ति को जो है नजर में कमी आ जाती है, वह ऊपर नीचे की और दाएं बाएं की चीजों को उचित ढंग से नहीं देख पाता है। और इस बीमारी से बचने के लिए, मतलब इस बीमारी के इलाज के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग, सिलिंड्रिकल सिलिंड्रिकल लेंस का उपयोग किया जाता है। बेलनाकार लेंस का उपयोग, बेलनाकार लेंस। नेक्स्ट है मायोपिया को कैसे ठीक किया जाता है? मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष, शॉर्ट साइटेडनेस, उत्तल लेंस का प्रयोग करके, या फिर अवतल लेंस का प्रयोग करके, या फिर समतल अवतल लेंस का प्रयोग करके, या समतल कांच प्रयोग करके। तो यूपी लोअर सबऑर्डिनेट 2003 में पूछा गया था ये क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हमेशा एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले समझते हैं मायोपिया क्या है। मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष। इसमें हमें निकट की वस्तु तो दिखाई देती है, ठीक से निकट की वस्तु तो दिखाई देती है, लेकिन जो दूर की वस्तु है वो हमें ठीक से नहीं दिखाई देती है। तो इसके इलाज के लिए जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बिना लेंस के जो ये दिखाया गया है, आंख में आने वाला प्रकाश है। और यहाँ पे जो सबसे पहले हमें समझना होगा कि हमें स्पष्ट वस्तु कब दिखाई देती है, जब उसका प्रतिबिंब हमारी रेटिना पर बनता है। रेटिना, ये जो पीछे वाला हिस्सा होता है, ये जो आप देख सकते हैं, ये रेटिना होती है। तो रेटिना पर जब उसका एग्जैक्ट यहाँ पे उसका प्रतिबिंब बनेगा, तब हमें वस्तु सही से दिखाई देगी। लेकिन इसमें क्या होता है निकट दृष्टि दोष में, कि जो अ, वस्तु का प्रतिबिंब है वो रेटिना से पहले ही बन जाता है। ये देख सकते हैं आप, रेटिना से पहले बन रहा है, तो इस वजह से हमें वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती। और इस कमी को दूर करने के लिए हम यहाँ पे अपनी आंखों पे अवतल लेंस का प्रयोग करके, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अवतल लेंस क्या होता है, ये बीच में पहचान बता देते हैं कि इस ये बीच में पतला होता है और किनारों पर मोटा होता है, अवतल लेंस की पहचान। तो इसका प्रयोग करके जो है, जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो रेटिना पर बनाया जाता है, रेटिना पर बनता है, तब वस्तु हमें सही से दिखाई देती है। और नेक्स्ट है दूरदृष्टि दोष, यानी हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया पीड़ित व्यक्ति को कठिनाई होती है दूर की वस्तु को स्पष्ट देखने में, पास की वस्तु को स्पष्ट देखने में, या फिर दूर व पास दोनों की वस्तु देखने में, या इनमें से कोई नहीं। झारखंड पीसीएस 2003 में पूछा गया है। तो दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु तो सही दिखाई देगी, लेकिन पास की वस्तु स्पष्ट देखने में हमें परेशानी होती है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ऑप्शन बी। पास की वस्तु देखने में कठिनाई होती है हाइपर मेट्रोपिया या फिर लॉन्ग साइटेडनेस के रोग में। आप देख सकते हैं कि इस रोग में जो वस्तु का प्रतिबिंब है, यहाँ पे वस्तु है, ये मनुष्य की आंख है, और इसमें जो है
वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, यहाँ पे बनता है, रेटिना के पीछे बन रहा है, आप देख सकते हैं। तो इस कमी को दूर करने के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ये उत्तल लेंस है जो कि बीच में मोटा होता है, किनारों में पतला होता है, उत्तल लेंस। तो इसकी वजह से फिर जो वस्तु का प्रतिबिंब है रेटिना पर बनने लगता है और वस्तु हमें सीधी दिखाई देने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगें किस स्थान पर स्नायु उद्वेगों में परिवर्तित होती हैं? यानी किस स्थान से मैसेज जाता है हमारे माइंड के लिए, हमारे ब्रेन के लिए, जिससे कि वस्तुएं हम पढ़ पाते हैं, मतलब देख पाते हैं। तो कनिका यानी कॉर्निया, नेत्र तारा, अक्षपट यानी रेटिना, या फिर लेंस। तो फ्रेंड, मानव नेत्र की संरचना आप देख सकते हैं। ये मानव नेत्र है। ये सबसे जो पहले का पार्ट है इसको हम स्वच्छ पटल बोलते हैं। कॉर्निया जो एक पारदर्शी झिल्ली होती है, जिसके आर पार प्रकाश जा सकता है। यहाँ पे ये पुतली देख सकते हैं आप, पुतली। ये परितारिका होती है, पूरा जो काला हिस्सा होता है हमारी आंख का वो परितारिका होता है, और उसमें जो बीच का काला काला एक छोटा पॉइंट होता है वो हमारी पुतली होती है, जिसके अंदर से प्रकाश जाता है। और यहाँ ये जो है रेटिना, दृष्टिपटल, इस पे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो हम्म, किस स्थान पर स्नायु उद्वेगों में प्रकाश तरंगें परिवर्तित होती हैं? तो वो अंग है, हमारे पार्ट है अक्षपट यानी रेटिना। रेटिना पर हमारे जो किसी भी वस्तु की प्रकाश तरंगें आती हैं और यहाँ पे स्नायु उद्योगों में वो परिवर्तित होकर हमारे ब्रेन में जाती हैं और ब्रेन उनको पढ़ के फिर वस्तुओं को देखता है। नेक्स्ट, मोतियाबिंद द्वारा मानव नेत्र का निम्नलिखित में से कौन सा भाग प्रभावित होता है? परितारिका, दृष्टिपटल, स्वच्छमंडल, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो आप देख सकते हैं परितारिका है दृष्टिपटल, जिसको हम बोलते हैं रेटिना, और स्वच्छमंडल इसको बोलते हैं कॉर्निया। तो यहाँ पे पूछा गया मोतियाबिंद द्वारा कौन सा मानव नेत्र का कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो जो हमारी आंख में लेंस होता है, जो लेंस जो कि केंद्र में मोटा होता है, वो मोतियाबिंद होने पर हमारे नेत्र वो जो हमारी आंख का लेंस है वो धुंधला हो जाता है, नेत्र का लेंस धुंधला हो जाता है, और जिसकी वजह से जो वस्तु से आने वाला प्रकाश है वो रेटिना तक नहीं पहुंच पाता है। ये लेंस है, मान लीजिए ये प्रकाश आ रहा है वस्तु से, ये वस्तु है, तो ये धुंधला हो जाता है मोतियाबिंद होने की वजह से। तो ये जो प्रकाश को अंदर रेटिना पर नहीं जाने देता है, जिसकी वजह से वस्तु हमें नहीं दिखाई देती है। तो इसका सही आंसर है। और इसका इलाज करने के लिए क्या करा जाता है? इस अफेक्टेड लेंस को हटा के कृत्रिम लेंस इसकी जगह पे लगा दिया जाता है। तो मोतियाबिंद से संबंधित है इसका आंसर अगर देखें तो उनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका सही आंसर है लेंस। लेंस। नेक्स्ट, स्लीप एनिया एक निद्रा दोष है जिसमें निद्रा में चलते बिना इस ज्ञान के निद्रा में चलते हैं बिना इस ज्ञान के वे क्या कर रहे हैं, और आंखें आधी खुली होती हैं, या फिर निद्रा में बार बार थोड़ी थोड़ी देर के लिए श्वास बाधित हो जाता है। तो फ्रेंड्स, जो स्लीप एनिया है, स्लीप एनिया जो दोष है, उसकी वजह से निद्रा में श्वास जो है हमारा बीच बीच में कभी कभी रुक रुक सा जाता है, तो इसको कहते हैं स्लीप एनिया। स्लीप एनिया। एक होता है स्लीपिंग सिकनेस, हमने जाना था स्लीपिंग सिकनेस, जिसमें हमें दिन में भी ये लगता रहता है कि नींद आ रही है और आदमी ऊँगता रहता है। एक होता है रतौंधी, रतौंधी जिसमें हमें रात को दिखाई नहीं देता। नेक्स्ट, शरीर में लोहे की कमी से होने कौन सी बीमारी हो जाती है? रिकेटस हो जाता है, रक्तहीनता हो जाता है, अधिक रक्तवात हो जाता है, या रक्तहीनता हो जाता है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है रक्तहीनता। रक्तहीनता मीन्स एनीमिया। हमारे शरीर के अंदर खून की कमी हो जाती है। शरीर में लोहे की कमी से रक्तहीनता हो जाती है और एनीमिया। और अगर हम बात करें लोहे की, लोहे के लिए हमारे जो खाने के स्रोत हैं वो क्या हैं? म- मांस है, अंडे हैं, फलियां, अनाज और हरी सब्जियां, इनसे हमें लोहा मिलता है। और यह हीमोग्लोबिन और साइटोक्रोम एंजाइम का महत्वपूर्ण घटक है। जो हमारी ब्लड का पार्ट होता है हीमोग्लोबिन, उसका एक महत्वपूर्ण घटक है लोहा।
नेक्स्ट, मदिरा के अतिशय सेवन से कौन सा रोग हो जाता है? जो शराब लोग ज्यादा पीते हैं उसकी वजह से क्या रोग हो जाता है? अपेंडिसाइटिस, विषाणु वक्रत शोथ, या फिर पित्ताशय वन, या फिर यकृत का सूक्ष्म रोग। यकृत यूपीपीसीएस मेंस 2008 में पूछा गया था। तो फ्रेंड्स, मदिरा के अतिशय सेवन से, बहुत ज्यादा सेवन करने से हमको यकृत का सूक्ष्म रोग हो जाता है, जिसको लिवर सिरोसिस बोलते हैं। और लिवर सिरोसिस या लिवर का ऐसे आप यहाँ पे देख सकते हैं लिवर सिरोसिस से पीड़ित व्यक्ति को, इसके पेट पे भी आप देख सकते हैं कि जो लाल लाल धब्बे बने हुए हैं, ये लिवर सिरोसिस की ही पहचान है। इस रोग में यकृत कोशिकाएं बड़े पैमाने पर नष्ट हो जाती हैं और उनके स्थान पर फाइबर तंतुओं का निर्माण हो जाता है। और इससे क्या प्रभाव पड़ता है? भूख कम लगती है, थकान हो जाती है ज़्यादा, वजन में कमी लग जाती है या फिर वजन एकदम से बढ़ा हुआ लगता है, चोट के निशान की तरह शरीर पर लाल चकत्ते पड़ जाते हैं, त्वचा और आंखों का रंग पीलापन युक्त हो जाता है और त्वचा में खुजलाहट होती है। तो मदिरा के अत्यधिक सेवन से हो जाता है लिवर सिरोसिस यानी यकृत का सूक्ष्म रोग। पीलिया से दुष्प्रभावित होता है। पीलिया से कौन सा अंग हमारा दुष्प्रभावित होता है? अग्नाशय, यकृत, आमाशय या फिर छोटी आंत? तो सही आंसर है बी, यकृत मीन्स हमारा लिवर। लिवर, जब हमें जॉन्डिस होता है, पीलिया का मतलब है, इंग्लिश में कहते हैं जॉन्डिस, जब जॉन्डिस होता है तो हमारा लिवर अफेक्टेड होता है। और ये एक घातक रोग है। इस रोग में यकृत की कोशिकाएं रुधिर में, यानी जो हमारे ब्लड में जो बिलरूबिन होता है उसको ग्रहण नहीं कर पाती हैं, और पीला बिलरूबिन रुधिर में ही रहकर पूरे शरीर में फैल जाता है। और इसमें त्वचा और नेत्र पीले पड़ जाते हैं, जो हमारी आंखों से पहचान हो जाती है, हमारी आंखें पीली पीली पड़ जाती हैं, हमारे जो स्किन है वो पीली पड़ जाती है। और अगर इस रोग का उपयुक्त इलाज नहीं कराया जाता तो ये प्राण घातक भी हो सकता है, इसमें रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। नेक्स्ट, मुर्गियों में रिकेटस रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो जैसा कि विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेटस होता है, वैसे ही मुर्गियों में भी विटामिन डी की कमी से ही रिकेटस होता है। और विटामिन डी के स्रोतों की बात करें तो दूध है, अंडे और सूरज की किरणों से इसको प्राप्त किया जा सकता है। ब्राइटिस ब्राइट रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो ब्राइट रोग किस चीज से संबंधित है? गुर्दा से, तिल्ली से, हृदय से या फिर यकृत से? तिल्ली को स्प्लीन कहते हैं इंग्लिश में, गुर्दा को किडनी कहते हैं, किडनी, हृदय आप जानते हैं हार्ट, और यकृत यानी लिवर। यूपीपीसीएस 1991 में पूछा गया था। ब्राइट रोग को हम यूरेमिया भी कहते हैं, यूरेमिया, यूरेमिया। और ये जो रोग है ये शरीर में हमारे गुर्दे को इफेक्ट करता है, गुर्दे को, किडनी को इफेक्ट करता है। इस रोग में जो है गुर्दे का फंक्शन गड़बड़ हो जाता है, और इसके परिणाम स्वरूप हमारे जो ब्लड है उसमें यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है। ब्राइट रोग में हमारे शरीर में ब्लड की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है, एक्सेस हो जाती है। नेक्स्ट है फुफ्फुस धूम्रता। फुफ्फुस धूम्रता यानी न्यूमोकोनियोसिस से वे श्रमिक रोगग्रस्त होते हैं जो मुख्यतः कार्यरत हैं। फुफ्फुस धूम्रता किन वर्कर्स को होती है? श्रम शोधनशालाओं में काम करने वालों को, मद्य निर्माण यानी जो शराब की फैक्ट्रियों में काम करते हैं, कोयला खनन यानी कोयले की खदानों में काम करते हैं, या फिर शीशा उद्योग में काम करते हैं। आईएएस प्री 2005 में पूछा गया सवाल है। तो ये उन लोगों में हो जाता है जो कोयला खनन उद्योग में काम करते हैं, कोयला खनन उद्योग में। इसमें श्रमिकों के फेफड़े यानी लंग्स प्रभावित हो जाते हैं और उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। मैड काउ रोग का कारक है। मैड काउ रोग क्या है? मैड काउ रोग मवेशियों से संबंधित रोग है, मवेशियों के मस्तिष्क से संबंधित। तो इसका कारक है जीवाणु, विषाणु, कवक या प्रोयंस। तो इसका सही आंसर है प्रोयंस। मस्तिष्क में उपस्थित प्रोयंस नामक एक विकृत प्रोटीन होता है जो इस रोग के लिए उत्तरदायी होता है। मैड काउ रोग प्रोयंस नामक प्रोटीन के लिए, प्रोटीन से होता है। इंटरफेरोन का प्रयोग किया जाता है नियंत्रण के लिए, कैंसर के नियंत्रण के लिए, मधुमेह के लिए, टीबी के लिए, टाइफाइड के लिए। यूपीपीसीएस जीआईसी 2010 में पूछा गया है। तो इंटरफेरोन सबसे पहले है क्या? इंटरफेरोन एक प्रकार का प्रोटीन है।
प्रोटीन है ये। और इंटरफेरॉन अल्फा 2A का प्रयोग, इंटरफेरॉन के अल्फा 2A का प्रयोग गुर्दे और रक्त के कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है। गुर्दे और रक्त के कैंसर, ब्लड कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है इंटरफेरॉन अल्फा 2A का प्रयोग। किस अंग की कुसंक्रिया के कारण मधुमेह रोग होता है? कौन सा जो अंग है हमारा फंक्शन सही से नहीं करता, जिसके वजह से हमारे शरीर में मधुमेह रोग हो जाता है? अग्नाशय, यकृत, गुर्दा या पित्ताशय? यूपी लोअर सबऑर्डिनेट मेंस 2015 में पूछा गया है। तो मधुमेह जो है अग्नाशय से संबंधित यानी पैंक्रियाज से संबंधित रोग है। जब हमारा जो पैंक्रियाज है उसमें इंसुलिन नामक जो हार्मोन है वो स्राव होना कम हो जाता है, यानी कि इंसुलिन हार्मोन बनना कम हो जाता है। तब हमारे शरीर में जो है, हमारे रोग में, इस रोग में जो है हमारे ब्लड में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है और हमारे मूत्र में आ जाती है। और जो ये इंसुलिन है, इंसुलिन नाम का हार्मोन, ये अग्नाशय की यानी पैंक्रियाज की लैंगरहैंस दीपिकाओं के बीटा दीपिकाओं में उत्सर्जित होता है। तो ये रोग संबंधित है हमारे अग्नाशय से। और इसके ये रोग ज़्यादातर वैसे एडल्ट्स में होता है, एडल्ट्स में, वयस्कों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके बीज मधुमेह के रोगी को रक्त शर्करा का सामान्य स्तर बनाए रखने में लाभ पहुंचाते हैं? धनिया के बीज, सरसों के बीज, जीरे के बीज या फिर मेथी के बीज? तो इसका सही आंसर है मेथी के बीज। मेथी के बीज जो है रोगी के रक्त में शर्करा को सामान्य बनाए रखने में लाभ पहुंचाते हैं। इसके अलावा अ, यह पौधा शरीर में कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को कम करता है और यह स्तन और कोलन के कैंसर से बचाव में भी उपयोगी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश अनुसंधानों द्वारा उद्घाटित किया गया है कि करी पत्ता भारत का देशज है, यानी भारत का अपना ही पौधा है ये, और फार्मास्यूटिकल कंपनियों के लिए कई अरब डॉलर के उत्पादन की क्षमता रखता है। किस रोग के इलाज के लिए करी पत्ता का दावा किया जाता है? किस रोग के इलाज के लिए? रक्तचाप के लिए, मलेरिया के लिए, मधुमेह के लिए या क्षय रोग के लिए? क्षय रोग कहते हैं टीबी को। आईएएस प्री 1993 और यूपीपीसीएस में 2004 में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर है मधुमेह के लिए करी पत्ता जो है वो मधुमेह के रोग में काम आता है। करी पत्ता भारत का देशज है और फार्मास्यूटिकल कंपनियों ने कई अरब डॉलर के उत्पादन की क्षमता रखता है, ये ब्रिटिश अनुसंधानों ने उद्घाटित किया है। तो और मधुमेह की बात करें, जैसे कि हमने पीछे बात की, इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण से ये रोग होता है। नेक्स्ट है, मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? एफ जी बैंटिंग ने, श्रीडेन एंड सॉन ने, ब्राउन ने या फिर हुक ने? उत्तराखंड पीसीएस 2006 में पूछा गया सवाल है। तो इसका आंसर है ए, एफ जी बैंटिंग ने। सन 1923 में कनाडा के दो वैज्ञानिकों ने बेंटिंग, एक तो बेंटिंग और बेस्ट ने मैक्लियोड नामक वैज्ञानिक की सहायता से इंसुलिन नामक हार्मोन का आविष्कार किया था, और जिसके लिए बेंटिंग और मैक्लियोड को जो है नोबेल पुरस्कार मिला था 1923 में। नेक्स्ट है सीयूटी। सीयूटी का मतलब कॉपर्टी। कॉपर्टी का सामान्य दुष्प्रभाव यानी साइड इफेक्ट क्या है? कॉपर्टी लगवाने का साइड इफेक्ट क्या है? कॉपर्टी सबसे पहले समझ लेते हैं कॉपर्टी क्या है। ये अनवांटेड जो गर्भ होता है, अनवांछित गर्भ से बचने के लिए ये एक उपाय है कॉपर्टी। तो इसका साइड इफेक्ट क्या है? रक्तस्राव, दर्द, वेदन या फिर श्रोणि प्रदाहक रोग? यूपीपीसीएस मेंस 2014 में पूछा गया है। तो कॉपर्टी लगवाने का जो साइड इफेक्ट है वो है रक्तस्राव। सबसे जो सामान्य दुष्प्रभाव है इसका, जो साइड इफेक्ट होता है वो है रक्तस्राव। ब्लीडिंग होती है, मतलब पहली बार रक्त स्राव एक सामान्य समस्या है जब कॉपर्टी लगवाया जाता है, और इसकी वजह से पीरियड्स में कुछ, पीरियड के पैटर्न में कुछ बदलाव आ सकता है। और इसे लगवाने के बाद पहले कुछ महीनों में दर्द और
ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है, और कुछ महिलाओं को पेट के निचले हिस्से में ऐंठन और कमर दर्द महसूस हो सकता है। तो कॉपर्टी क्या है? कॉपर्टी है अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचने का एक उपाय। टी लगाई जाती है कॉपर की। नेक्स्ट, हृदयघात यानी हार्ट अटैक में निम्नलिखित में से का सही क्रम क्या है? सही क्रम क्या है? तो वाहिका के आंतरिक द्वार का संकीर्ण होना, तंतु ऊतक से चकत्ते और कोलेस्ट्रॉल, और रक्त और ऑक्सीजन की अपर्याप्त पूर्ति, और हृदय धमनियों में रक्त के थक्कों का पहुंचना। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही क्रम बताना है हमें कि कैंसर में सॉरी हार्ट अटैक में होता क्या है। तो हार्ट अटैक में सबसे पहले तंतु ऊतक से चकत्ते और कोलेस्ट्रॉल हृदय धमनियों में रक्त के थक्कों के रूप में पहुंचते हैं, और फिर इसकी वजह से क्या होता है, वाहिका के आंतरिक द्वार संकीर्ण हो जाते हैं। यानी सबसे पहले ये चीज होती है, नंबर एक। फिर ये चीज होती है नंबर दो। मतलब सबसे पहले हार्ट अटैक में तंतु ऊतक से चकत्ते और कोलेस्ट्रॉल और अन्य लिपिड पदार्थों के जमा होने से हृदय धमनियों में रक्त का थक्का पहुंच जाता है, और फिर उससे उसमें वाहिका के आंतरिक द्वार संकीर्ण हो जाते हैं। यानी फिर होता है ये वाली स्टेज होती है, वाहिका के आंतरिक द्वार संकीर्ण हो जाते हैं, और फिर इसकी वजह से क्या होता है, रक्त और ऑक्सीजन की अपर्याप्त पूर्ति हो जाती है। रक्त और ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में हार्ट तक नहीं पहुंच पाता है। तो इसका सही कूट है 2 4 1 3। 2 4 1 3। एस्पिरिन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, नहीं है? यह एक न्यूरोलॉजिकली तंत्रीय तंत्रिकीय रूप में सक्रिय दवा है, न्यूरोलॉजिकली सक्रिय दवा है, या फिर एस्पिरिन मादक दर्दनाशक दवाओं के अंतर्गत आता है। यह दर्द से राहत में प्रभावी है, यह खून में थक्के नहीं जमने देता। तो इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो फ्रेंड्स, एस्पिरिन जो है, एस्पिरिन जिसको एसिटिल सैलिसिलिक एसिड भी बोलते हैं, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड भी बोलते हैं, ये एक न्यूरोलॉजिकली सक्रिय दवा है। न्यूरोलॉजिकली सक्रिय दवा ये तो है, और जो अक्सर हल्के दर्दों से छुटकारा पाने के लिए दर्द निवारक और बुखार को कम करने में और शोध निरोधी दवा के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। और तो और यह मतलब दर्द निवारक तो है ही है, और खून के थक्के नहीं जमने देती है, ये भी इसका एक बेनिफिट है। तो इसका जो सही आंसर है, एस्पिरिन मादक दर्दनाशक दवाओं में के अंतर्गत आता है, तो ये इसके लिए गलत है, इसके बारे में सही नहीं है। नेक्स्ट है, कोरोनरी धमनी बाईपास सर्जरी में से जो रक्त वाहिका ग्राफ्ट हेतु लगाई जाती है वह होती है। हमने अक्सर सुना है कि बाईपास सर्जरी हुई है फला पेशेंट की, तो इसमें क्या होता है? इसमें बाईपास सर्जरी में क्या होता है कि पाँव से ली गई सिरा उसमें जोड़ दी जाती है, या फिर अग्र हस्त से ली गई धमनी जोड़ दी जाती है, या सीधे सीने या छाती के वक्ष स्थान से ली गई धमनी उससे जोड़ दी जाती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये यूपीपीसीएस प्री 2014 में पूछा गया था। तो फ्रेंड्स, जब कोई इसमें होता क्या है कि जब कोई हृदय धमनी अवरुद्ध हो जाती है, हृदय की कोई धमनी अवरुद्ध हो गई, तो उसे ऑपरेशन के द्वारा शरीर के अन्य भाग से नस निकालकर उसमें उसके समानांतर जोड़ दिया जाता है। यानी कि एक यहाँ पे ये तार खराब हो गया, दूसरा तार इसके पैरेलली जोड़ दिया जाता है शरीर के किसी और अंग से। तो ये कहाँ से जोड़ा जाता है? ये इस जो ये ऑपरेशन होता है इसको बोलते हैं बाईपास सर्जरी। बाईपास बनाया जाता है उसके लिए। तो इसमें छाती के अंदर से मेमरी धमनी ली जाती है, या तो छाती के अंदर से मेमरी धमनी ली जाएगी, मेमरी धमनी, और या फिर हाथ से रेडियल धमनी ली जाती है, हाथ से रेडियल धमनी ली जाती है, और या फिर पैर से सेफनेस वेन निकालकर हृदय से जोड़ दी जाती है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि इसका आंसर है ऑप्शन टी। मैं रिपीट कर देता हूँ, छाती के अंदर से मेमोरी धमनी ली जाती है, या फिर हाथ के अंदर से रेडियल धमनी ली जाती है, और या फिर पैर के अंदर से पैर से सेफनेस वेन निकाल के जोड़ दी जाती है। तो ये होती है बाईपास सर्जरी। नेक्स्ट है, अस्पताल में निम्नलिखित में से किस विभाग में कैथ लैब होगी?
कैथ लैब अस्पताल में कहाँ पे मिलेगी आपको? पैथोलॉजी लैब में, शल्य चिकित्सा विभाग में, कार्डियोलॉजी विभाग में, या फिर न्यूक्लियर मेडिसिन विभाग में। यूपीपीसीएस प्री 2014 में पूछा गया था। तो फ्रेंड्स ये जो कैथ लैब होती है ये कार्डियोलॉजी संबंधित, ये हार्ट से संबंधित होती है। तो अस्पताल में हृदय विभाग जो होता है, कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में कैथ लैब होगी। और कैथ लैब का यूज क्या है? कोरोनरी धमनी रोग की पहचान हेतु, कोरोनरी कोरोनरी आर्टरी डिसीज के लिए, की पहचान के लिए और उसके उपचार के लिए इसको यूज किया जाता है। औषधि वितरण में जो काम आने वाली खाली संपुट, यानी कि जो कैप्सूल्स होते हैं ना, कैप्सूल का जो कवर होता है, ब्लैंक कैप्सूल, वो बने होते हैं किस चीज के बने होते हैं? अंड स्वेतक के, अंडे का सफेद वाला भाग होता है उसके बने होते हैं, या फिर गोंद के बने होते हैं, मांडी के बने होते हैं, या फिर सिलेक्स के बने होते हैं। तो यूपीपीसीएस प्री 2001 में पूछा गया, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है कि औषधि वितरण में जो काम आने वाले जो खाली कैप्सूल हैं वो बने होते हैं मांडी। मांडी कहते हैं स्टार्च को, स्टार्च के बने होते हैं, जो पेट में जाके आसानी से गल जाते हैं और उसके परिणाम स्वरूप जो दवा है वो बिना किसी अवरोध के शरीर में पहुंच जाती है। तो बने होते हैं ये मांडी यानी स्टार्च के। अपर रूपांतरण मेटास्टेसिस एक प्रक्रिया है। मेटास्टेसिस क्या है? मेटास्टेसिस क्या है? औषधियों के प्रभाव में कोशिकाओं का द्रुत विभाजन, या फिर रक्त या लसिका तंत्र में कैंसर कोशिकाएं दूसरे स्थानों या अंगों तक फैलती हैं, या फिर कोशिका नाभिकों में गुणसूत्र एनोफ्रोज ध्रुवों तक जाने से पहले संलग्न होते हैं, या कैंसर कोशिकाओं में और अधिक विभाजन का सफलतापूर्वक संदमन किया जाता है। आईएएस प्री 2001 में पूछा गया है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है हमारी जनरल नॉलेज की दृष्टि से भी, तो इसे आप ध्यान से समझेंगे। ये जो अपर रूपांतरण है यानी मेटास्टेसिस क्या है? कैंसर कोशिकाओं का शरीर के एक अंग से दूसरे निकटवर्ती अंगों में फैलना। शरीर के एक अंग में कैंसर है, कैंसर की कोशिकाएं हैं, लेकिन धीरे धीरे करके शरीर के दूसरे अंगों तक भी पहुंच जाती हैं, इसको बोलते हैं अपर रूपांतरण। कई महीनों तक या फिर कई वर्षों तक कैंसर की कोशिकाएं शरीर के एक ही हिस्से में रहती हैं, लेकिन धीरे धीरे वो बढ़ती रहती हैं, और यहाँ तक कि जो स्टेज होती है, यहाँ पे एक ही स्थान पे वो बढ़ती जा रही है कैंसर की कोशिकाएं, तो इसको फर्स्ट स्टेज बोलते हैं। लेकिन फिर ये कोशिकाएं अपने अगल बगल की स्वस्थ कोशिकाओं को प्रभावित करती रहती हैं, तो और उस अंग के लिम्फ नोड में पहुंच जाती हैं, तो इसको बोलते हैं कैंसर की द्वितीय स्टेज। और लिम्फ नोड या रक्त वाहिनी इन कोशिकाओं को शरीर के दूसरे हिस्सों तक पहुंचाने लगती हैं। यानी यहाँ पे कैंसर था, अब यहाँ पे भी आ गया, तो ये कैंसर का तीसरा स्टेज होता है, और इसको बोलते हैं, मतलब ये जो प्रोसेस है पूरा, शरीर की जो कैंसर प्रभावित कोशिकाएं हैं वो दूसरे अंगों तक पहुंच रही हैं, इसको बोलते हैं अपर रूपांतरण या मेटास्टेसिस। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। हमने आपके साथ काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस की, आई होप कि आपको पसंद आएंगी। अगर आपको ये नॉलेज पसंद आती है तो आप इसे हमारी वीडियो को लाइक करें, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारा चैनल स्टडी होम सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब स्टडी होम।